तो अतीक अहमद नाम का जो माफिया है वो उसी कसारी मसारी जंगल में पैदा हुआ था। पहला मर्डर भी उसी ने कसारी मसारी में किया और जब खुद उसका मर्डर हो गया तो वो दफनाया भी कसारी मसारी में गया। दैट्स व्हाई इस किताब का टाइटल कसारी मसारी। या अतीक अहमद की जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो अभी तक समाज के सामने आए नहीं। खतरों से तब नहीं डरे जब सरकारें हुआ करती थी। मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा बाद साबरमती जेल से निकलना, आना, दोबारा आना और इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में जांच के दौरान दोनों भाइयों का मार दिया जाना। इसमें विकास दुबे का मर्डर भी है, इसमें सिद्धू मूसेवाले का भी मर्डर भी है। इसमें सब कह रहे थे कि गुजरात जेल में अतीक अहमद को हथियार भी पहुंच जाते थे। अतीक ने खुद एक रिट की और यूपी से बाहर निकल जाने की बात कही। गुजरात ही क्यों? कि यूपी सरकार गुजरात सरकार की बैंड क्यों बजा रही है? क्या अतीक की भी जीप पलटेगी? अतीक अहमद ने एक काम किया है, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर मंगाया और करंट लगा के मारा। और ये बड़ी खतरनाक बात है, न्यायिक हिरासत में मौत सबसे सेंसिटिव मानी जाती है। बिल्कुल, घुसे चले आओगे तो कैसे मूतेंगे? गाड़ी में ही ना मूत लेते। तहमत उठाए उठाए ही कैमरे की तरफ आ गया। हाँ, वो सीन था। अब आप समझ सकते हैं क्या दिखा होगा। वो टीवी आधे घंटे से 24 घंटे का होगा और फिर एक दिन घंटा दिखा। सिंघम सी मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है मनोज भाई, क्या बात है, मुझे याद आ। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ये मैं पहली बार पॉडकास्ट करने जा रहा हूं, तो कुछ गड़बड़ शड़बड़ भी हो सकती है। मुझे आइडिया नहीं है पॉडकास्ट का। सब मैं देखता रहता था पॉडकास्ट, तो मैंने भी सोचा मैं भी पॉडकास्ट करूँगा। और पॉडकास्ट करने के लिए मैंने अपने मित्र से वादा किया था कि पहला पॉडकास्ट आपसे करूँगा। मेरे पसंदीदा पत्रकार रहे हैं। 2007 से हम लोगों की दोस्ती, यानी 17-18 साल हो गए। और बड़ा जल जला था 2007 में। हम लोग लखनऊ में करते थे और उनके अभी आपकी शक्ल देखती आप पहचान जाएंगे। उनकी रिपोर्टिंग के बारे सबकी बिल्कुल नानी, कहते हैं नानी मरती है, वैसे ही होता था। मायावती की सरकार थी। एक बार मायावती ने धर लिया उनको और हम लोग मुख्यमंत्री के आगे धरना दे के बैठ गए। बड़ा गदर कटा। उनके एक साथी थे, वो भाजपा के विधायक बन गए और ये भाई साहब जो है लेखक बन गए इन्होंने पत्रकारिता में। हालांकि अभी कई चैनलों पर आप इनको रोज़ दहाड़ते हुए देखते होंगे। बहुत बेबाक पत्रकार हैं। फिर जब ये लेखक बने तो इनको शौक़ चला है कि किताबें लिखी जाए। पहली किताब लिखी कोट काकोरी के ऊपर बेमिसाल किताब लिखी और फिल्म इंडस्ट्री से लेके समीक्षकों ने, राजनेताओं ने बहुत तारीफ़ करी। उसके बाद में एक पिक्चर आई थी अतिथि कब जाओगे। उसके डायलॉग बहुत अच्छी पिक्चर थी। जब मेहमान ज़्यादा आ जाएँ घर में तो उस पिक्चर को लगा दिया करिए कि जब जाने का नाम ला लें। तो वो डायलॉग जो है इन्हीं सज्जन के थे। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। और ये किताब जो सामने रखूँगा कसारी मसारी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे क्योंकि रोज़ अधिकतर हफ्ते में 1 या 2 बार आप देखते होंगे AVP चैनल पे जो संदीप चौधरी जी आके बात करते हैं और कहते हैं ये मनोज राजन त्रिपाठी कसारी मसारी वाले। मनोज भाई शुक्रिया आपका, आप मेरे यहाँ ऑफिस में आए। पहले पॉडकास्ट मैंने आपसे वादा किया था आपका करूँगा, तो शुरुआत तो पहले मैं बाकी बाद में करूँगा। ये कसारी मसारी केवल पहले इससे एक सवाल पूछूंगा, फिर पहले और चीज़ें पूछूंगा। इसका मतलब क्या, नाम का क्या मतलब है? सबसे पहले तो 4PM न्यूज़ नेटवर्क का तहे दिल से शुक्रिया। संजय भाई बहुत पुराने दोस्त हैं, इनका मन से आभार और धन्यवाद कि आपने मुझे पहले पॉडकास्ट के लायक समझा। अब आते हैं कसारी मसारी पे। कसारी मसारी बेसिकली 70s 60s में इलाहाबाद का एक जंगल हुआ करता था और वो जंगल बबूल का होता है। जैसे रिवाइंस में, बिहार में जैसे बबूल के जंगल होते हैं, वैसे बबूल का जंगल हुआ करता था। अब बबूल के वो जंगल थे, लेकिन जैसे जैसे रिहाइश होती गई वो जंगल कटते गए, मकान बनते गए। फिर वहां पर अभी भी इस वक्त भी कसारी मसारी का एक छोटा सा जंगल है, लेकिन अब उस जंगल में सिर्फ एक कब्रिस्तान है जिसका नाम है कसारी मसारी कब्रिस्तान। तो अतीक अहमद नाम का जो माफिया है वो उसी कसारी मसारी जंगल में पैदा हुआ था। पहला मर्डर भी उसी ने कसारी मसारी में किया और जब खुद उसका मर्डर हो गया तो वो दफनाया भी कसारी मसारी में गया। दैट्स व्हाई
इस किताब का टाइटल कसारी मसाला। ओ क्या बात है। आपको याद होगा कि मैं एक दिन क्या हुआ कि मैं ऑफिस से उठ रहा था, रात के 9:30 पौने 10 बजे की बात थी। बस मैंने लैपटॉप बंद किया था, खबर फ्लैश हुई कि अतीक अहमद की हत्या। अब चूंकि मुझे अतीक अहमद से मैंने भी बहुत सारा काम किया था, तो मैंने लगभग 3 घंटे लगातार लाइव किया और मेरे ख्याल से करोड़ों में वो लाइव मेरा गया, व्यू बहुत आए उसके। तो ये कसारी मसारी की कहानी एक उत्तर प्रदेश के एक ऐसे माफिया की कहानी है जो माफिया से राजनेता बना और राजनीति में रह के भी उसने बहुत बड़े बड़े अपराध किए। लेकिन कुछ ऐसी अनोखी बातें इस किताब में, कसारी मसारी में, मैंने पढ़ी और पढ़ के मैं इतना दीवाना हो गया, इसीलिए मैंने मनोज भाई को बुलाया। मनोज भाई, आज तक ये अतीक अहमद का जलजला आपने भी देखा, मैंने भी देखा। बिल्कुल। गाड़ियों के कॉफरे निकलते थे, लोग बिल्कुल। कांपते थे। बिल्कुल। और आपको याद होगा कि इसी योगी सरकार में वो एक नौजवान को उसने गोमती नगर से उठवाया था, यस। जेल के अंदर गाड़ी चली गई थी। हाँ। और जेल के अंदर उस नौजवान को पीटा, उसने प्रॉपर्टी के कागज लिखवाए। वो भी किस्सा, देवरिया जेल। देवरिया जेल का वो भी किस्सा हमको याद है। वो भी याद है कि इसी अतीक को इस्तेमाल करने के लिए लोकसभा चुनाव में उसी योगी सरकार ने बरेली से नैनी जेल भिजवाया था रातों रात, क्योंकि इलाहाबाद में लोग इस्तेमाल करना था अतीक अहमद को। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे इस नहीं, कहानी- बिल्कुल सच है ये। है ना, सच है ना ये, क्योंकि इस्तेमाल करना था। बिल्कुल। तो वो अतीक अहमद के लिए भाजपा भी इतनी दुखदाई नहीं थी, सपा भी इतनी नहीं थी, कांग्रेस कोई पार्टी दुखदाई नहीं थी, वो वोटों का एक सौदागर हो गया था। इस किताब का मूल क्या क्या है, किन किन चीज़ों पे आपने इस किताब पे चोट किया? अतीक अहमद के केवल साम्राज्य पे है, या अतीक अहमद की ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो अभी तक समाज के सामने आए नहीं थे? अतीक अहमद पर जब मैंने किताब लिखना शुरू की तो मैं पंजाब गया, दिल्ली गया, मध्य प्रदेश गया, गुजरात गया, इलाहाबाद तो गया ही गया। तो उस रिसर्च करने के दौरान मैंने सोचा कि इस किताब को लिखने में सबसे बड़ी लड़ाई मेरी खुद से ये होगी कि कहीं एक अपराधी का महिमा मंडन ना हो जाए। तो मैंने बहुत सोच के, सारे रिसर्च के बाद मैं एक और किताब लिख रहा था एक्चुअली, पर ये इंटरनेशनल पब्लिशर है वेस्टलैंड, उनसे मेरी बात हुई कि मैं अतीक मर्डर पे लिखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि ये खतरा आप क्यों मोल लेना चाहते हैं, लखनऊ ही रहते हैं, सब कुछ है, तमाम सारी। खतरों से तब नहीं डरे जब सरकारें हुआ करती थी। सही बात है। और आजकल तो लोग डीजे पे गाना चल रहा होता है, तू लगा ले लू जब लिपस्टिक, और उस पर डांस करते करते 18 साल का लड़का भी मर जाता है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। तो जब वो है तो फिर देखा जाएगा, जब जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते रहेंगे। इस किताब को मतलब इस कहानी को लिखने के लिए फिर मैंने सोचा वो 54 दिन की कहानी लिखते हैं जब उमेश पाल का मर्डर हुआ है धूमनगंज इलाहाबाद में, और उसके बाद अतीक का मर्डर हुआ है। इस 54 दिन की कहानी लिखते हैं, इस मर्डर से लेके उस मर्डर मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा बाद साबरमती जेल से निकलना, आना, दोबारा आना, और इलाहाबाद के सरकारी अस्पताल में जांच के दौरान दोनों भाइयों का मार दिया जाना। ये 54 दिन मैंने चुने कि मैं इस पर कहानी लिखूंगा। मेरा जॉनर इतना है, एक क्लासिक चीज है। हमने और आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, टेलीविजन पर चलते हैं, कभी सीसीटीवी का फुटेज है, कभी किसी ने मोबाइल से खींच लिया। आरुषि के पिता को चाकू मारा गया था चेहरे पे पेशी के दौरान। अरविंद केजरीवाल, न जाने कितने नेताओं को आपने स्याही फेंकते देखा होगा। शरद पवार को किसी ने थप्पड़ मार दिया था। ये सब कुछ किसी ने शूट किए और फिर चलाए, डेफर्ड थे, लाइव नहीं हुआ। क्लासिक चीज अतीक के मर्डर में ये थी कि उस समय टेलीविजन पर लाइव चल रहा था और मर्डर लाइव पे हुआ। मेरा 32 साल का कैरियर स्टार्टेड फ्रॉम दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज 18, जी और इंडिया न्यूज। मैंने 32 साल में ऐसा नहीं देखा कि लाइव मर्डर हो रहा है। बस उसी वक्त मैंने तय किया कि इस पर लिखूंगा, क्योंकि ये मीडिया सेंट्रिक कहानी है। मीडिया नकली मीडिया बनके मीडिया वालों ने मारा, मीडिया ने लाइव पर दिखाया मीडिया की क्या दुर्दशा है, और मीडिया के रहते हुए काफिले चलते थे मीडिया के अतीक के पीछे, बावजूद इसके क्या मर्डर किया गया उसका, इसको लेके वो कहानी लिखी। अच्छा, इसमें वो जिक्र भी है कि जो मारने वाले थे बड़े गरीब परिवार से थे वो जी। और उनके पास 20-20 लाख 30-30 लाख के रिवॉल्वर पिस्टल बरामद हुए, उसका भी जिक्र है इसमें। सारा जिक्र है। ये टर्की में जिगाना टर्की बनी, ईरान, अजरबैजान, पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए पंजाब के गुरदासपुर में ये पिस्तौलें गिराई गई। इरफान खुर्जे वाला
जो नहीं जानते उनको बता देता हूं कि इरफान खुर्जेवाला इस देश का सबसे बड़ा वेपन स्मगलर है। वहां से आया, ये ट्रेनिंग, ये सारी चीजें थ्रू लॉरेंस बिश्नोई हुई है। रोहिणी में टिल्लू तेजपुरिया की हत्या का सबने वीडियो देखा है तिहाड़ के अंदर। एक्चुअली टिल्लू तेजपुरिया के लिए लगना था, लेकिन टिल्लू तेजपुरिया ने पहले उसको मरवा दिया, जो लॉरेंस का आदमी था। ये यहां से गए हैं और इनको ये सुपारी मिली है, तो ये जिक्र है। इसमें उस विधानसभा का जिक्र भी है, जब मिट्टी में मिला दूंगा, इसका भी जिक्र है। इसमें एक एक घटना है। इसमें विकास दुबे का मर्डर भी है, इसमें सिद्धू मूसेवाले का भी मर्डर भी है इसमें, क्योंकि ये कड़ियां जुड़ेंगी। अगर आप पूछेंगे आगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ये क्यों है। ये सारी चीजें हैं, और इसी आप ऐसी कोई चीज नहीं है इसमें। जिस तरीके से मेरी कहानी में, अब मैं अपनी कहानी में आता हूं, मैंने उसको जो लिखा हुआ है उसमें किस तरीके से पॉलिटिकल गिमिक है सेंट्रल से लेकर स्टेट के बीच में। स्टेट में अपने गोल बने हुए हैं, उस गोल में क्या झंझट है, कैसे लोग बिल्डर्स यानी अतीक के पैसे पर लोग कैसे खेल रहे हैं। अतीक कैसे गंगा कछार में कौशांबी वाले इलाके में वहां पूरी डेमोग्राफी बदल रहा था ताकि वो लगातार जीतता जाए। आपने एक सवाल किया बहुत शानदार था कि अतीक को सारी पार्टियों ने पाला पोसा क्यों। सर, एक अतीक जब होता है ना तो आसपास की 5 से 10 सीटें उसके प्रभाव में होती हैं। सारा वोट उनको मिलता है, वो वोट मैनेज कराते, भले ही ध्रुवीकरण करा दें, लेकिन होता है। ये सारी चीजें। देखो, मैं भी गया था जब अतीक का मर्डर हुआ, मैं भी अहमदाबाद जेल गया। जेल के बाहर खड़े होकर मैंने लाइव किया, मैंने वहाँ बात करी, क्योंकि मेरी बड़ा हैरानी की बात थी। यूपी में एसटीएफ के अफसर, यूपी में पुलिस के अफसर सब कह रहे थे कि गुजरात जेल में अतीक अहमद को हथियार भी पहुँच जाते थे, ड्रोन से हथियार गुजरात जेल में अहमदाबाद में आ जाते थे। अतीक अहमद गैंग ऑपरेट कर रहा है, अहमदाबाद जेल में उसके लिए बहुत बड़ा सुविधा है। तो मेरे लिए बड़ा हैरानी बात ये थी मनोज जी कि गुजरात मॉडल से तो देश में हुकूमत आई है, गुजरात मॉडल, और यूपी सरकार कह रही है कि गुजरात जेल में पाकिस्तान से सीधे हथियार आ जा रहे हैं। गुजरात जेल में अतीक का पूरा गिरोह ऑपरेट हो रहा है, और गुजरात जेल में अतीक जो चाहता है वो उपलब्ध हो जा रहा है। यानी मेरे लिए पॉलिटिकली ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था कि यूपी सरकार गुजरात सरकार की बैंड क्यों बजा रही है। फिर एक मुद्दा ये भी आया कि अतीक अहमद अमित शाह के जो करीबी लोग थे उनके लिए भी कुछ वोट मैनेज करता था। ये बात भी वहाँ पे चर्चा का विषय आई। मेरे लिए बड़ा कौतूहल का विषय था कि अगर अमित शाह के लिए वो ऐसे काम कर रहा था तो उत्तर प्रदेश सरकार उसकी दुर्गति बनाने में क्यों लगी हुई थी, और उत्तर प्रदेश के अफसर गुजरात की बुराई क्यों कर रहे थे। ये आपके रिसर्च के दौरान समझ में आया कि कैसी हिम्मत हुई होगी कि यूपी के अफसर गुजरात की बुराई कर दें। मेरी इस किताब में एक चैप्टर का नाम है हॉट पोटैटोज किलर टमाटोज। कुछ पढ़ के सुनाइए। मैं सुनाता हूं आपको। हाँ, वो लाइनें होंगी ना, तो वो लाइनें अच्छी आएंगी। हॉट पोटैटोज किलर टमाटोज। हॉट पोटैटोज एक अमेरिकन टर्म है। इसमें वो मुद्दा जिस पर आप टिप्पणी ना कर पाए, जैसे आप किसी के आगे माइक लगाते हैं और किसी मुद्दे पे वो टिप्पणी नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं हॉट पोटैटो, जिस पर किसी को कुछ बोलना नहीं है। वो पूरा चैप्टर आपको ये बताएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में वो जो जेल के अंदर उसने 2 लोगों को मारा, पीटा, जमीन लिखानी, यहां से गोमती नगर तो उठा के ले गया जेल के अंदर पीटा। जी। इसके बाद अतीक ने खुद एक रिट की और यूपी से बाहर निकल जाने की बात कही। गुजरात ही क्यों? वो गुजरात जाता था, वो गुजरात में ही था जब इलाहाबाद जेल आया था। हाँ, गुजरात ही है जब इलाहाबाद। ठीक है सर। तो वो जब आता होगा तो देखिए, कागज पे जाएंगे तो लगेगा कि यार फरलो मिल गई, बेल मिल गई या जमानत मिल गई। वास्तविक बात तो पॉलिटिकल बिटवीन द लाइंस जो सारी बातें हैं वो टसल तो है। अतीक के मर्डर की सब बात करते हैं, ये बात क्यों नहीं करते हैं कि अतीक के मर्डर के 3 से 4 दिन के पहले उसके सारे बिल्डर्स, उसके सारे एसोसिएट्स के यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। और जब ईडी का छापा पड़ता है तो पूर्वांचल में एक व्यापारी के यहाँ अचानक आईटी की रेट पड़ जाती है। तो मर्डर से कुछ ही दिन पहले की बात है। यानी दिल्ली भी इसको ऑपरेट कर रहा था कि अतीक के आसपास में पैसा कहाँ है अतीक का। क्या लगता है आपको कि ये अतीक के मर्डर की जानकारी, संभावना, शंका कुछ अफसरों को, कुछ राजनेताओं को थी? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर से एक नई टर्मिनोलॉजी है, टांग पे गोली। जी,
और जिस तरीके से एनकाउंटर्स हुए उसको देखते देखते एक मसला आया जब कानपुर में एक जीप पलटी जिसने विकास दुबे की जिसने 8 या 11 पुलिस वालों को मार दिया था। जीप पलटी, खैर कोर्ट ने भी उसको ओके कर दिया, सारी चीजें ठीक है। वहां से जब अतीक साबरमती से आया तो टेलीविजन पर हर जगह हेडलाइन चल रही थी कि क्या अतीक की भी जीप पलटेगी। कितना शर्मनाक था ना, मीडिया थोड़ी ना ये काम करता, ठीक है ना। ठीक है। तो मुझे ये टाइटल जो अतीक के लिए चला कि क्या अतीक की जीप पलटेगी, मुझे इस जीप पलटेगी टाइटल पैदा कहां से हुआ? विकास दुबे का। विकास दुबे से हुआ, ठीक। विकास दुबे का एनकाउंटर। अच्छा, उसका भी जिक्र इस किताब में। तो मुझे विकास दुबे का एनकाउंटर दिखाना पड़ा मुझे। याद है। तो वो जो भागा है वहां से, इसलिए विकास दुबे आ गया। इन सारी चीजों का कनाइवेंस, ये सारी चीजें किस तरीके से आती है, वो ईडी के छापे से लेके आईटी की रेड तक आपको सब कुछ इस किताब में मिलेगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने देखा था, अगर आपको याद हो मैंने एक दो बार आपको इलाहाबाद से फोन किया था कि क्या चल रहा है, जरा ये बताइएगा, जरा वो बताइएगा। पहला पेज मांगा था आपने। बिल्कुल मांगा था मैंने आपसे। वो सारी चीजें मुझे मिल रही थी, आप भी उस पर काम कर रहे थे, तो डबली चेक कर रहा था उन सारी चीजों को। तो वो सारे पहलू, वो सारे कनाइवेंस, बिटवीन द लाइन्स, सारे ऑब्जर्वेशन थे। मसला सिर्फ इस बात का था, एक तरफ था ये प्रोटेक्ट हो जाए, एक तरफ था प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। एक आदमी की एक तरफ ताकत कह रही थी इसको बचा लो, और एक तरफ कह रही थी ठोक दो। एक राजनेता ने तो बाकायदा जाके इस बात के लिए गुजारिश की थी कि बेटा हाजिर हो जाएगा, बस एनकाउंटर ना किया जाए, भले ही बाद में मार दिया जाए। जानते हैं ये लाइन भी कही गई थी। जानते हैं वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस नेता की कनाइवेंस अतीक के साथ थी। वो लगातार उस नेता पर दबाव बना रहा था कि बेटा ना मरे। वो इलाहाबाद वाले नेताजी, गंगा किनारे। तो वहां से वो जो प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर में इस बात की गुजारिश की गई कि बेटा अभी छोड़ दिया जाए, बाद में मार दिया जाए। अच्छा, ठीक है, दोनों तरफ था, डबल क्रॉस था मसला। ये भी है, ये भी इसमें चीज मिलेगी। अच्छा, नेताजी इधर कह रहे थे कि अभी हाजिर हो जाए, अभी छोड़ दो, बाद में भले मार देना, देख लिया जाएगा। देखिए, मैं नहीं कहता कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, उसने 11 पुलिस वालों को मारा था। उन परिवार के एक एक लोगों से जाके पूछिए क्या गुजरी होगी किस बेटी पे, जिसका बाप दौरान ड्यूटी मार दिया गया। अतीक अहमद ने एक काम किया है, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर मंगाया और करंट लगा के मारा। अतीक अहमद ने एक आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पे रेलवे के नीचे कुचलवा के मरवा दिया। अतीक अहमद ने अपने ही रिश्तेदार, ऑनर किलिंग भी कराई है। वो केवल हिंदू ड्राइवर के साथ भाग गई थी, इसलिए उसको ट्रकों से कुचलवाया और कहा तब तक कुचलना जब तक सड़क पर औरत और कुत्ते में फर्क खत्म हो जाए, ये लगे कोई कुत्ता मरा पड़ा है। अतीक अहमद वॉज अ ब्रूटल किलर। अतीक अहमद वॉज अ माफिया। अतीक अहमद वॉज अ डॉन। हाँ, मैं जानता हूं कि हर आदमी के अंदर एक तसल्ली होती है कि राक्षस मारा गया, बट इंस्टेंट जस्टिस नाम की कोई चीज होती नहीं है। आना तो कसाब को भी कानून के तहत पड़ेगा, आना सद्दाम को भी कानून के तहत पड़ेगा। ये जिसने भी मर्डर किया है, या इस मर्डर को जिसने भी स्पॉन्सर किया है, या जिसने भी इसके आगे पीछे कोई भूमिका बनाई है, ये आगे आने वाले समय में जांच इसकी होनी चाहिए। आखिर कैसे हुआ होगा? एक राजनेता भी था, हाँ, एक डॉन भी मैंने था। तो अमेरिका के अखबार में पढ़ा, उसमें यह नहीं था कि वो कितना बड़ा अपराधी था, लेकिन उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में कैमरों के सामने एक एक्स एमपी और एक एक्स एमएलए की हत्या कर दी गई। एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक कैमरे के सामने मार दिया गया। और ये बड़ी खतरनाक बात है, न्यायिक हिरासत में मौत सबसे सेंसिटिव मानी जाती है। बिल्कुल। और दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल। आप टांग पे गोली मारने का आपने भी बहुत दिनों रिपोर्टिंग करी है, मैंने भी देखी है। पैड लाइन है, टांग पे गोली, वो तमंचे की 315 बोर की गोली फंसी हुई थी, हम लोग पहुंचे, वो तो सेट लाइन है। वो एनकाउंटर तो उत्तर प्रदेश में यहाँ तक पहुंच गया कि वो ठाए ठाए की आवाज़ मुंह से निकलने लगी थी, वीडियो आया। लेकिन इसमें जिक्र में किताब में मैंने पढ़ा, बड़ा मज़ेदार लगा मुझे।
विकास दुबे की जब मर्डर हुआ उस पर आपने पत्रकारों की जो धज्जियां उड़ाई हैं, मैं चाहता हूँ पढ़ के सुनाए पहले, फिर मैं सुना वो लाइन बहुत मजेदार है। मैं आपको दो चीजें सुनाऊंगा। हाँ एक वो सुनाऊंगा जब अतीक अहमद टॉयलेट करने, पेशाब करने के लिए उतरा। हाँ ऐतिहासिक। वो सुनाऊंगा और ये दिखाता हूं। तो इसमें एक सेकंड में अपने दर्शकों को बता दूं, इससे ज़्यादा पत्रकारिता का शर्मनाक पहलू नहीं हो सकता। अतीक अहमद को लाया जा रहा था, मीडिया वाले चिल्ला रहे थे कब पलटेगी गाड़ी, कब पलटेगी। अब बताइए, हम मीडिया वाले पत्रकार हैं, हम ये कल्पना कर सकते हैं, कह सकते हैं कि गाड़ी कब पलटेगी? मतलब हम इसकी दुआ कर रहे हैं ये अपराधी की गाड़ी पलट जाए, ये मार दिया जाए। मीडिया का काम ये होना होता है कि कानून का पालन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, रोज़ सुनवाई हो, गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और फिर जो सज़ा हो देनी हो कोर्ट दे। लेकिन हम इसकी बात कैसे कर सकते हैं कि सब गाड़ी पलट जाए? उसी दौरान एक किस्सा हुआ कि अतीक अहमद को टॉयलेट लगी, वो अहमदाबाद से लौट के आ रहा था, वो सड़क के किनारे सुरक्षा में टॉयलेट करने खड़ा हुआ। एक चैनल में मैंने देखा, वो कह रहे थे कि अब आज अतीक अहमद के पेशाब की धार इतने फिट गिरी है कि मैंने देखा। उसका जिक्र मनोज जी सुना रहे हैं। पहले मैं विकास दुबे पे आऊं। नहीं, पहले जो आपको, अच्छा पहले उस पे आऊं। हाँ, अतीक वाला चूंकि किस्सा चल रहा है, हाँ, अतीक अहमद ठीक है, के पहले मैं उस पे आऊं। मूत्रालय का किस्सा चल रहा है। मूत्रालय। अतीक वो भी था टॉयलेट में कि आज ये कमोड देखिए, इस पे बैठ के अतीक ने पॉटी करी है, ये भी चल रहा था चैनल पे टीआरपी। तो डैम के पास आके गाड़ी रुकी, पुलिस वाले भी बाबर के साथ उतरे। अच्छा, नाम आपने बाबर रखा है इसके और किताब में? साथ साथ चल दिए। अतीक का नाम बाबर है ना हाँ। इस किताब में? हाँ। बाबर चिड़चिड़ाया, घुसे चले आओगे तो कैसे मूतेंगे, गाड़ी में ही ना मूत लेते। पुलिस वाले किनारे हो गए, लेकिन अब तक मीडिया के कैमरे तन चुके थे। मौके पर खड़े राग दरबारी, ये राग दरबारी एक एडिटर है जो भी दरबार में बैठ के वहां का राग अलापता है, मैंने उसको नाम राग दरबारी दे दिया। आजकल तो बहुत सारे नाम हैं, सब खिचड़ी खाने जाते हैं, मुझे लगता है कि लगभग सभी सब नाम राग दरबारी हो गए हैं। तो राग दरबारी ने फौरन हेड ऑफिस में सुपर बॉस को फोन करके बाबर कुरैशी के गाड़ी से उतरने की खबर दी। बॉस लाइव काटिए फौरन, बाबर पेशाब करने उतरा है गाड़ी से। श्री प्रकाश दुबे को भी इसी स्टाइल से मारा गया था बॉस। सुपर बॉस ने को ऊपर से आदेश थे कि टीआरपी भरपूर थी। यूपी एडिटर की ना मानता तो क्या करता? दिल्ली न्यूज रूम में हर खबर को ड्रॉप करके बाबर का क्लोजअप शॉट टीवी स्क्रीन पर आ गया, यानी इस समय वो शुशु कर रहा है। एंकर टीवी पर चिल्लाई, बाबर के लाइव शॉट केवल खबरदार इंडिया पर। गुजरात से एमपी होते हुए यूपी में एंट्री करते ही बाबर झांसी डैम के पास पहली बार उतरा। देखिए सीधी तस्वीरें। डिग्री पांडे कैमरामैन था और नकली रिपोर्टर बना बब्बन बुंदेलखंडी माइक पर बोल रहा था। अद्धा तिवारी कैमरे का बैग टांगे था और पेशाब कर रहा बाबर रिपोर्टर्स का शोर सुनकर तहमत उठाए ही कैमरे की तरफ आ गया। हाँ, वो सीन था। अब आप समझ सकते हैं क्या दिखा होगा। हाँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उठाए ही पलट गया। अबे का नंगे दिखा दोगे क्या पूरे देश को? एमा का धरा है, सबका एक के जैसा होता है। 1 मिनट ठीक से मूत लेने दो। सुपर एक्सक्लूसिव मोटर मुअर के साथ भूत, चुड़ैल, बाबा, नाग, नागिन और स्वर की सीडी के बाद देश पहली बार कुछ ऐसा लाइव देख रहा था जो आदम और हवा पत्तों से ढक कर रखते थे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। लाइव दे रहे दरबारी को रोकते हुए एंकर ने फोन लाइन पर एक नेता से सवाल किया, नेताजी बाबर कुरैशी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या श्री प्रकाश दुबे की तरह बाबर भी पुलिस पर हमला कर सकता है? और अगर हमला किया तो क्या उसका भी इनकाउंटर होता है? नेता ने धिक्कारते हुए जवाब दिया, शिष्ट के प्रथम पत्रकार नारद जी भी आपकी कवरेज देखकर पत्रकारिता से इस्तीफा दे देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। स्वर्गीय एसपी सिंह जानते हैं? हाँ, पत्रकार आज तक के जनक, आज तक के पत्रकारिता की मीडिया। स्वर्गीय एसपी सिंह ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि आधे घंटे के जिस बुलेटिन से उन्होंने न्यूज चैनल की बुनियाद रखी थी वो टीवी आधे घंटे से 24 घंटे का होगा और फिर एक दिन घंटा दिखाएगा। घंटा दिखाया, क्या बात, बिल्कुल। बहुत क्या लाने लिखी हैं आपने, ये बात। और बिल्कुल हकीकत यही थी, लोग शर्मिंदा थे। अच्छा जरा वो भी हाथ हाथ पढ़ के सुनाइए, वो विकास दुबे वाला जो लिखा है। विकास दुबे वाला सुनाता हूं। तो विकास दुबे, श्री प्रकाश दुबे एक्चुअली मर चुका है और जो रिपोर्टर है, तो जैसे आपने बहुत सारे हमारे रिपोर्टर देखे होंगे, एक चौरसिया जी हैं, वो तो एस्ट्रोनॉट बन के खड़े हो गए थे। हाँ, वही वाले जो 2 पैक पीने के बाद। यस, वो एस्ट्रोनॉट बन गए। तो इस रिपोर्टर ने पुलिस की वर्दी पहन ली। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। कानपुर के पोस्टमार्टम हाउस में श्री प्रकाश दुबे की लाश जमा थी। मौका वारदात पर और कैमरे से दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। बस 2-4 लाल लाल धब्बे जमीन पर पड़े थे, जैसे किसी कनपुरिये ने गुटखा थूका हो। सारे चैनल्स के रिपोर्टर्स गुटके के
पीक के लाल धब्बे दिखाकर 2 लाख डेसिबल की आवाज में चिल्ला रहे थे कि उन्हीं के चैनल पर ये एक्सक्लूसिव धब्बे दिखाए जा रहे हैं। मौके पर रिपोर्टर्स की रिपोर्टिंग देखकर भीड़ में गुटखा थूकने वाले, जिसने थूका था, मीडिया उसको खून समझ रही थी, गुटखा थूकने वाला एक आदमी जोर से चिल्लाया, बोलो जुबा केसरी। जुबा केसरी सुनकर भीड़ ने ताली बजाई। तभी एक दहाड़ा, जिंदगी का मजा फूफू करने में नहीं है, तू तू करने में है। कवरेज की थू थू, अब समझिएगा यहां से, यह है सटायर पर बहुत गंभीर बात है। कवरेज की थू थू के बीच खबरदार इंडिया न्यूज रिपोर्टर का यूपी एडिटर राज दरबारी सुपर क्रिएटिव निकला। दरबारी ने पहले श्री प्रकाश दुबे की जीप से एकदम मिलती जुलती जीप किराए पर मंगाई, फिर गांव वाले की मदद से पलटाई और गांव के एक आदमी को श्री प्रकाश दुबे की प्रतीकात्मक लाश बनाकर पलटी हुई जीप के बगल में लिटा दिया। इसके बाद खुद पुलिस की वर्दी पहनकर दरबारी लाइव देने लगा। एंकर ऐसे सवाल कर रही थी जैसे शौर्य चक्र के लिए एडिटर का इंटरव्यू ले रही है, और दरबारी ऐसे जवाब दे रहा था जैसे मुठभेड़ के वक्त उसी ने पूरे पराक्रम के साथ श्री प्रकाश दुबे का इनकाउंटर किया। महाभारत काल में संजय अपनी संजय दृष्टि से धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल बताते थे, लेकिन आज अगर वो होते तो मेडिकल लीव पर चले गए होते। सही बात है, क्या भी बताते हैं। आगे आइए। सृष्टि के प्रथम पत्रकार नारद जी क्षीर सागर में लेटे विष्णु भगवान को आज कोई समाचार पूछते तो नारद जी कुटिल नहीं बल्कि जटिल मुस्कान और आंखों में आंसू लेके कहते, नारायण नारायण। बाकी हिंदी पत्रकारिता के पितामह गणेश शंकर विद्यार्थी और परारकर जी की आत्माएं तो स्वर्ग से फूल बरसा रही। एक मिनट बस खत्म करता हूं। लाइव खत्म हुआ। दरबारी ने अपनी शौर्य चक्रीय तारीफ सुनने के लिए दिल्ली में बैठे सुपर बॉस को फोन लगाया। सर प्रणाम। संपादक को सर प्रणाम, इस बार टीआरपी टॉप पर रहेगी। सुपर बॉस की आवाज आई संपादक की, देखो ये खबरें आती रहेंगी दरबारी, खबरों से काम नहीं चलेगा, चैनल तब चलेगा जब गवर्नमेंट से माल आएगा। पहले मुझे बताओ कि हमारा 2.5 करोड़ का पेमेंट कहां अटका है? गजब गजब। मालिक रोज मुझसे पूछता है यार। दरबारी मिनमिनाया, सर इतना काम करता हूं उसकी तारीफ कभी नहीं करते आप। अरे सब मालूम है, मुझे ज्यादा मत बताओ, तुम सब व्हाट्सएप रिपोर्टिंग करते हो और व्हाट्सएप ना हो तो तुम्हारे पास खबरें भी नहीं होंगी। सर कई चैनल्स के पेमेंट रुके हैं, मैं सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया है, श्री प्रकाश दुबे के स्पॉट पर हो, फिर आप कहेंगे बाइट छूट गई। यहां से निकलूंगा, लखनऊ पहुंच के पेमेंट की फाइल देखता हूं कहां अटकी है। मुझे फाइल नहीं, 1 हफ्ते में पेमेंट चाहिए। सर कहिए तो नौकरी छोड़ दो, मैं एक रिपोर्टर की त्रासदी बता दूं, कहिए तो नौकरी छोड़ दो। सुपर बॉस हंसा, कितनी सैलरी है तुम्हारी? दरबारी को लगा नौकरी गई। सर कटकुटा के 57,000 मिलते हैं। सुपर बॉस ने कॉर्पोरेट रवैया दिखाया, तुम तुरंत नौकरी छोड़ दो, 20,000 में काम करने वालों की लाइन लग जाएगी, लाले पड़ जाएंगे, तुम नौकरी है नहीं फील्ड में। सर दरबारी एकदम कोल्ड कॉफी हो गया। सर पेमेंट की बात करता हूं, अब क्या कहता है वो? 30 साल का करियर हो गया है, मनोज राजन त्रिपाठी, हम भी बॉस हैं, 30 साल का करियर हो गया। सन्नाटा टाइम्स, दैनिक धरपकड़, WTV और आलू संदेश जैसे अखबारों चैनलों में काम किया है, तब यहां तक पहुंचा हूं। मुझे भौकाल मत दिखाओ, ऐड लाओ, चैनल चलाओ, सैलरी पाओ। एक काम और करो, कानपुर में चैनल का बढ़िया इवेंट प्लान करो, इससे माल आएगा। सुनिए, दरबारी किसी डिस्क्लेमर की तरह जल्दी जल्दी बोला। सर श्री प्रकाश दुबे ने जिन पुलिस वालों को मारा है उनको वीरता सम्मान देते हैं, और जिन पुलिस वालों ने श्री प्रकाश को डेयर किया है उनको साहस सम्मान। 30-35 लाख के विज्ञापन सरकार ही दे देगी, सीएम को अवार्ड देने के लिए इनवाइट कर लेंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। अरे गजब, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल मीडिया जगत को नंगा कर दिया। अच्छा ये बताइए कि ये क्या वाकई में आप सब पत्रकारों को जानते हैं, आप सब चैनल को जानते हैं, ये जो आपने लिखा कि एक ऐसे घटना क्रिएट की गई, जीप पलटाई गई और जानबूझ के पत्रकार उस वर्दी में आया और फिर संपादक ने कहा कि 2.5 करोड़ की फाइल अटकी है, क्या ये काल्पनिक कहानी है या सच से करीब है कहीं? किसी का भी नाम हटा दीजिए। हाँ नाम मनी नाम मैं कह रहा हूं, नहीं, किसी का नाम हटा दीजिए। मनोज राजन त्रिपाठी अपना एक्सपीरियंस आपको बताते हैं। बड़े चैनल में इंटरव्यू, हाँ मनोज जी भाई बड़ा नाम सुना है आपका और आपने क्या करेंगे आप? मैंने कहा आपके चैनल का तेवर बदल दूंगा। देखिए खबरें आपसे बच के कहा जाएगी, रेवेन्यू बताइए कितना लाएंगे, माल कितना लाएंगे? सर 2012 से लेके और 18-19 तक कम से कम 700 करोड़ तो चैनल्स को दिया होगा। 700 करोड़? सर ये पैसा, एक समय आया जब हमको इस बात की घुट्टी पिलाई गई कि एक्ट लाइक ए सीईओ, नाउ यू आर नॉट एडिटर ओनली, एक्ट लाइक ए सीईओ।
तो सीईओ हैव टू जनरेट रेवेन्यू। ओके सर, ठीक है। कुछ दिनों बाद लगा यार बड़े बड़े कारपोरेट वाले ये बात कर रहे हैं तो अच्छा, तो हमने अपनी इज्जत कैसे बचाई। मैं बड़ा सच बता रहा हूं, आप मेरी बात सुनिए, मैं किसी दूसरे पत्रकार की बात ही नहीं कर रहा हूं। ठीक है। जाता हूं, टीम जाती है मार्केट, सॉरी विज्ञापन वाली, वो साथ जाती है, किसी बड़े ऑफिसर्स के साथ एक चाय पी ली और बता दिया कि ये हमारी टीम है, ये इनके प्रपोजल है। गवर्नमेंट रेवेन्यू आता रहा, यहां तक लिमिट थी। खबरें बंद हो गई सर, गवर्नमेंट रेवेन्यू के बाद खबरें बंद हो गई, गवर्नमेंट के खिलाफ वाली खबरें बंद हो गई। सिंघम सीएम की क्रांति, मास्टर स्ट्रोक, एक फैसला लिया, दैट फैसला इज ऑल्सो मास्टर स्ट्रोक। किसी दबाव में वो फैसला वापस हुआ, वापस होना भी इज ए मास्टर स्ट्रोक। आप केवल ये करने लगे। अब आता हूं आपके पास असली बात पे। एक समय आया सर जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा नहीं था, ये चुनाव एक साथ हो रहे थे। बहुत बड़े मालिकानों ने तय किया कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होगा। कैसे होगा मालूम है आपको? मैं उस टीम का सेकंड लीड हूं। बाप रे बाप, सेकंड लीड। बाप रे बाप। अब 1200 कैसे करो होगा? उत्तर प्रदेश में सर कितनी विधानसभा है? अब इस 403 में 4 बड़ी पार्टी के, भाजपा के कितने होंगे? 403 विधायक खड़े होंगे, मतलब टिकट लेके। कांग्रेस के सेम, मान लीजिए, सपा के मान लिए, बसपा के मान लिए। उनका मानना था कि एक सीट पर हमारे पास 4 वो लोग हैं जिनसे आपको 10-10 लाख रुपए लेंगे। बाप रे बाप जी, ये काम सिर्फ यूपी में नहीं होना था सर, ये उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में भी होना था और पंजाब में भी होना था। मैंने इस पूरी मीटिंग में मैंने कहा ये इम्पॉसिबल चीज है। इम्पॉसिबल मतलब इसलिए नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। गवर्नमेंट रेवेन्यू में हालत हो गई सर, मालिकान मिलने आते हैं अब तो मालिकान मिलने आते हैं, मालिक मिलने आते हैं। कौन सी चक्की का आटा खाता है एडिटर? रिपोर्टर की तो औकात ही नहीं है, और कैमरामैन तो केवल लाल बटन दबाने के लिए बना हुआ है। ठीक है, अब उसमें रेवेन्यू का ये एक चक्रव्यूह आता है। मध्य प्रदेश फलाने ढिमाके, जहां पे जो इलेक्शन स्टेट नहीं है वहां से टीम आ जाती है, और वो टीम आती है सर, और वो टीम आके दिन में 3-3 घंटे की 3 मीटिंग्स होती थी कि वो 10 लाख वाला क्लाइंट कितने में पड़ रहा है, 5 लाख वाला कितने, वो 3 लाख दे रहा है बच्चा। उसमें यह भी कहा गया कि हम उनको डिलीवरेबल क्या है, क्या डिलीवरी करने जा रहे हैं उनको, इसके बदले में क्या देंगे उनको। उन्होंने कहा कि उनसे कहिए हम आपको टिकट दिलाएंगे। हमने कहा टिकट कैसे दिलाएंगे आप उनको? अच्छा, यानी अभी टिकट मिला नहीं, उससे पहले की डील चल रही है। टिकट कैसे दिलाएंगे? क्लासिक बुलबुला बताऊं सर, बोले बोलने में क्या है, अरे गजब, पैसा ले लेना है, गजब गजब, पैसा ले लेना। उसके बाद स्ट्रिंगर्स पर सर एक काम करूंगा, कभी बताऊंगा आपको। इस मीडिया लाइन में स्ट्रिंगर को यह माना जाता है कि वो लाखों करोड़ों का आदमी है। हर उस स्ट्रिंगर को, आज मेरी बात आपके पॉडकास्ट के जरिए जितने स्ट्रिंगर सुनेंगे वो इसको भरी सभा में खड़े होकर एक साथ इकट्ठा होकर कहेंगे सही है। मैं आज आपको बता रहा हूं, उस चैनल के मालिकान भी सुन रहे हो तो सुन ले, मैंने हर एक स्ट्रिंगर से कहा था किसी से 4 आने लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उस मालिकान के मुंह पर कहा कि 1200 करोड़ में अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले आएंगे तो मनोज राजन त्रिपाठी जिंदगी भर नौकरी नहीं करेंगे, और यह काम आप गलत कर रहे हैं। सर उसमें कुल मिला के 28 लाख रुपए आए, उन्होंने फिर भी बटोरे, 28 लाख रुपए आए। आप जानते हैं क्या हो गया है? जैसे सब्जी पहले ठेले वाले बेचते थे, अब हम मॉल में जाते हैं, स्पेंसर्स ले आते हैं, रिलायंस के सेंटर्स बन गए हैं, आपको तमाम सारी डिलीवरी वाले कर चलने आ जाते हैं। अब खुकुंदू गांव में भी हमको इवेंट कराना है, विकसित खुकुंदू समझ रहे हैं, गांव है एक, ठीक है, राइजिंग मोहनलालगंज। वहां से हालत यह है कि अवैध जमीन पर 4 बीघे की प्लॉटिंग करने वाले आदमी को भी 15,000 रुपए में बैठाल के पैनल पर बैठाला जाता है। अच्छा, यानी पैनल में जो लोग बैठते दिखते हैं कि ये फलाने उद्योगपति, इनसे भी पैसे लिए जाते हैं? सबसे पैसे लिए जाते हैं। जो इवेंट होता है, बड़े बड़े चैनल करते हैं, वो तो बड़ा बड़ा नाम है। चलिए, सतीश महाना जी का मेरे पास फोन आया। हाँ ठीक। मनोज भाई,
पुराने मित्र हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। कब से? पहली बार विधायक से। ये आपकी टीम आई है मनोज भाई। हमने कहा क्या किया आपने टीम के साथ? बोले ये कुछ पैसे के लिए कह रहे हैं। हमने कहा आपने इनको चाय पिलाई क्या? बोले चाय भी पिलाई है और अच्छा वाला बिस्किट भी खिलाया। हमने कहा बस इसके बाद इनको जाने दीजिए। बोले कह रहे हैं चैनल का मैंडेट है। मैंने कहा मेरे आपसे कितने पुराने संबंध हैं? उन्होंने कहा लगभग 30 साल। मैंने कहा मैंने कभी आपसे कहा किसी विज्ञापन के लिए, किसी पैसे के लिए? बोले कभी नहीं कहा। तो मैंने कहा मैं कह रहा हूं एज एन हेड आपको नहीं देना है। खत्म हो गया। और ऐसे मैंने बीसीओ कैंसिल कराए, नहीं होने दिया सर। इसके बाद कई चैनल्स के इंटरव्यू मैंने दिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, सबसे पहले सिर्फ ये कहा जाता है रेवेन्यू कितना लाएंगे, क्योंकि खबर आपसे बच के कहा जाएगी। तो सर जब ये होगा तो कोई संजय शर्मा अपना 4 PM न्यूज नेटवर्क खोलेंगे, कोई मनोज राजन त्रिपाठी किताबें लिखेंगे और ये करेंगे, क्योंकि ये जो समाज है ना सर, ये करेंसी का नोट है। इस करेंसी के नोट, ये नोट असली है कि नकली है, ये हम पत्रकार बताते हैं उस सिल्वर लाइन की तरह। अगर इसमें वो सिल्वर लाइन है तो वो असली है, अदरवाइज वो नकली है। और अगर सिल्वर लाइन की चांदी ही बिक जाएगी तो असली नकली कौन बताएगा? देखो ठीक बात कौन है। बताएगा? और मैंने तो मनोज भाई देखा है कि सूचना विभाग में मैं बड़ा हैरान हुआ कि बड़े से बड़े एक चैनल के संपादक को मैंने, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता था, मुझे चैनल पे दिखाई देते थे वो, मतलब मैं उनको बड़ा प्रशंसक था, मैंने घंटों बैठे देखा है उसको एक अफसर के कमरे में। मुझे लगा कि ये क्यों आए हैं, फिर बाद में पता चला सिर्फ 3 करोड़ की डील थी विज्ञापन लेने की। सूचना डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन शिशिर जी के यहाँ मैंने बड़े से बड़े लोगों को एकदम नतमस्तक होते हुए देखा है कि पत्रकारों की भी मजबूरी हो गई है कि अब इस हद तक बेचारे झुक जाएं कि सूचना विभाग में इस तरह मारे मारे फिरे कि विज्ञापन दे दो। और क्या वाकई में ऐसे करोड़ों करोड़ों के विज्ञापन उठा दिए जाते हैं? इसीलिए कुंभ की लाशों पे जिक्र नहीं होता है कि कुंभ में कितने लोग मर गए, इस पर कोई सवाल ही उठा रहा है। सर मैं जब आया था लखनऊ, मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, शैलेश कृष्णा हुआ उस समय, हाँ प्रोफेसर सेक्रेटरी, गोकरण थे, नितिन, नवनीत सहगल रहे, हाँ अवनीश अवस्थी रहे। एक समय आया जब इन दफ्तरों में घुसे तो अचानक जो लोग गर्मजोशी से मिलते थे अपने एंटी रूम में बैठालते थे, 4 बार चाय पिलाते थे, 3 बार कहते थे कि बस अभी आया, वो ये जानते थे कि तुम लेने के आए हो। अंदर बुलाना छोड़ दीजिए, एंटी रूम बैठाना छोड़ दीजिए, ऐसा करो 8 बजे आ जाओ। सर मैं एक साफ बात बताऊं आपको, पत्रकारिता करने आए थे। मैं नहीं कहता कि मैं राइट विंगर की पत्रकारिता करने आया था या मैं लेफ्ट विंगर की पत्रकारिता करने, मैं खबर बताने आया था। खबर बताने आया था। NRHM का पूरा घोटाला खोला, 10,000 करोड़ का, 3 CMO मारे, 2 CMO मारे गए, एक की जेल में जिसको आत्महत्या कर दिया गया, लोगों को हत्या कर, उसमें सब कुछ थे। नेपाल में ISI एजेंट परवेज टांडा को सुपारी दी गई थी, जो बाद में हफ्ते 10 दिन बाद मतलब वहीं की मुठभेड़ में वो मार दिया गया। अरे सर तब नहीं झुके, तब नहीं डरे। ये L4 L5 जिस दिन झुक गई, जिस दिन चली गई, तो हम भी कहीं बैठ के गुणगान कर रहे होंगे। मैं फिर भी वेल टू डू चैनल, मैं अखबार में नौकरी करता था, 100 रुपए मिलते थे। टीवी में नौकरी की 10,000 रुपए मिले, जरा सैलरी का वो समझिए कितना फर्क होगा। लिखता हूं, पैसे मिलते हैं मुझे, सब कुछ है, सारी चीजें, लेकिन इसको कितना झुका दूं, कितना झुका दूं? कार्टिलेज जवाब दे जाता है, टूट जाता है। सोचता हूं कि नौकरी छोड़ दूंगा तो कल को किसी को फोन करके क्या कहूंगा, मनोज राजन त्रिपाठी बोल रहा हूं। कौन मनोज राजन? सही बात है, आपको ये खत्म करना पड़ता है, ये खत्म करना पड़ता है। चौराहे पे सिपाही भी आपका गाड़ी रोक लेगा, आपको नहीं कह पाएंगे आपके आप हैं क्या। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जिस लेवल की पत्रकारिता की थी और जिस लेवल की आपने खबरें दिखाई थी, वो आज भी इसकी चर्चा का विषय बनती है। एक मनोज जी, हम आपसे एक चीज़ और अपने बारे में पूछना चाहेंगे, जो कि हम तो इधर रहते हैं तस्वीर के, तो हमें खुद का भी अंदाज़ा नहीं होता। आप यहाँ से दिल्ली तक के हर मीडिया हाउस के लोगों को जानते हैं, लोग मिलते हैं। एक सवाल हम खुद हमारी क्यूरियोसिटी के लिए अपने लिए है, हम लोग लगभग 1-1.25 साल से देश में नंबर 1 आ रहे हैं, व्यूअरशिप में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप चल रही है। अच्छा, मैं एक दोस्त के नाते पूछना चाहता हूँ, हमारे चैनल को इतना यहाँ तक पहुँचने के पीछे कारण क्या लगता है आपको? देखिए सर, ऐसा होता है, आप महबूब, मैं आपकी महबूबा।
मैं हर वक्त आपकी तारीफ करूंगा। तुम्हारी जुल्फें बहुत अच्छी, तुम्हारी आंखें बहुत गहरी है, तुम चलती हो तो लगता है जैसे हिरनी चल रही है। तारीफ करेंगे। निंदक नेरे राखिए, ये कहां लिखा है? जिस संस्कार को ये पार्टी लेकर चलती है, लेकिन यहां निंदा को हमेशा दुश्मनी माना जाता है। आपने सवाल किया ना कि कुंभ में इतने लोग मरे, क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई। मैं कह रहा हूं, कोई कह रहा है 1000 मरे, कोई कह रहा है 200 मरे, कोई कह रहा है 30 ही मरे, कोई कह रहा है नहीं भाई वहां 10 मरे थे, यहां 58 मरे थे। मैं कहता हूं आप आइए सामने, बिल्कुल मत आइए, अफवाह के लिए मत आइए, लेकिन तब जरूर सामने आइए जब 40 करोड़ लोगों का सवाल है। इतने लोग वहां पे आ रहे हैं, सर आप उनके लिए इंतजाम करिए ना करिए, वो आएंगे, वही हीरो हैं। ऐसे अफवाहबाजों पर आके मुकदमा करा दीजिए, ऐसे अफवाहबाजों पर मुकदमा करा दीजिए, गिरफ्तार करा दीजिए, जेल भेज दीजिए उनको, क्योंकि 100 करोड़ 40 करोड़ लोगों के लिए वो अफवाह फैला रहे हैं। उनको करिए, लेकिन एक बार इस बात की सफाई जरूर आनी चाहिए सामने। अगर आपको उसमें कोई टेरर एंगल नजर आ रहा है, अगर आपको उसमें कोई और एंगल नजर आ रहा है, उसकी भी रिपोर्ट आनी चाहिए सामने, ठीक। लेकिन सिर्फ एक पक्ष मत दिखाना, ये गलत है। फिर भाई मास्टर स्ट्रोक, सिंघम, केवल इतना दिखाने से काम नहीं चलेगा, और सिंघम को भी समझना चाहिए। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। मायावती के शासन के सबसे खिलाफ काम किया है। मायावती के शासन की सबसे अच्छी बात यह थी कि कन्नौज के रौतापुर थाने के अंतर्गत एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ। सर शशांक शेखर का फोन आता था, यह खबर, इसमें बलात्कार नहीं हुआ, दोनों में प्रेम था और उन्होंने आपसी सहमति से यह सब कुछ किया है। आप इस खबर को उतरवा लीजिए, आप फैक्ट चेक करेंगे और निकलेगा कि हां गवर्नमेंट ने सही कहा, आप खबर को उतार देते हैं। दूसरा, इसी पर आइए, कन्नौज के रौतापुर में बलात्कार लड़की के साथ, उनका फोन आता था, आपकी खबर बिल्कुल सही है और हमने दरोगा और 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए हैं। ये मायावती के टाइम में शशांक शेखर। देखिए, पहली खबर पे कहा उन्होंने कि आपके तथ्य गलत है, खबर उतार दीजिए, उतार दिया। दूसरा, खबर सही है, अब ये चला दीजिए कि हमने एक दरोगा 3 सिपाही सस्पेंड कर दिए हैं और पूरे मामले की जांच बैठा दी कि इसमें फला थाने ने उस दिन एफआईआर क्यों नहीं लिखी थी। वही, अब इसी खबर पे आ जाइए कि कन्नौज के रौतापुर में एक लड़की का बलात्कार, अब ये वास्तव में बलात्कार है और ये पॉलिटिकली हाइप ले रहा है। अब वो हाथ जोड़े होते थे, यार इस खबर से बहुत नुकसान हो जाएगा। कौन, ये किसकी बात हो रही है? शशांक शेखर और मायावती। नेतराम, मायावती की सरकार के अफसर, मायावती की सरकार के एक खबर पर 3 रिएक्शन है उनके। अगर खबर झूठी है उतार दीजिए वरना कार्रवाई होगी, अगर खबर सच्ची है तो यह चला दीजिए कि हमने कार्रवाई क्या की है, और अगर खबर से उनका पॉलिटिकल नुकसान हो रहा है, दे अर्ज, दे रिक्वेस्ट, सर एक मीडिया आपको ऐसे ही जागरूक कर रहा है, उस मीडिया वाले को भी पता लग रहा है कि हां गलत खबर चल गई, अच्छा सही खबर चल गई, मेरी खबर का असर हो गया, या फिर वो अपने बॉस को बताएगा, बॉस अरे सब गिड़गिड़ा रहे हैं, उतार लिए। तो चैनल की भी, एक पत्रकार को केवल ऊंचाई चाहिए सर। तो ये मुझे लगता है यही अखिलेश यादव ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, अखिलेश यादव कभी रिएक्ट नहीं करते थे किसी भी खबर पे, सपा के गुंडे, सपा कोई चला रहा है कुछ, कभी रिएक्ट नहीं करते थे। मैंने एक बार उनसे कहा आपका सूचना विभाग क्यों नहीं कर रहा है ये काम, तो उन्होंने कहा मैं मीडिया की खबरों को ध्यान नहीं देता, जो मीडिया जो चला रहा है वो ठीक चला रहा है। मैंने उनसे कहा नहीं, मीडिया जो चला रहा है वो सच चला रहा है और आपको इस पर भरोसा है, इससे बेहतर मीडिया के लिए कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एक बात कहना है, आप एक बार डबली चेक कर लो कि छोटी सी भी खबर चल रही है, क्या मीडिया सही चला रहा है? अगर सही चला रहा है तो उससे कहिए ये कार्रवाई भी चलाए। तो अखिलेश यादव से भी मेरी बात हुई, इस गवर्नमेंट में सर किसी से बात नहीं हुई, क्योंकि इस गवर्नमेंट में कोई सुनता नहीं है, इस गवर्नमेंट में कोई सुनता नहीं है। गोरखपुर में जब बच्चों वाला कांड हुआ, दैट टाइम मैं न्यूज 18 में था सर, और कांड था लिहाजा चलाया गया। सर खबर चलाए हुए 5 मिनट नहीं हुए थे, मेरे पास फोन पे फोन आने लगी, खबर रोक दीजिए, खबर रोक दीजिए। मैंने सिर्फ इतना कहा और मेरे पास बहुत ऊपर से भी फोन आ गया, मतलब मेरे ही संपादक के फोन आ गए कि इस खबर को रोक दीजिए। मैंने कहा सर बहुत बड़ी खबर है, मैं रोकूंगा नहीं इसको, अब मेरी औकात नहीं है। हाँ, संपादक का काम, मेरी औकात नहीं है। इस चैनल में
अंततः तो होगा वही ना जो संजय शर्मा चाहेंगे। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ऐसा करता हूं, सरकार का पक्ष साथ में चला देता हूं। तो सरकार का तुरंत पक्ष आया, हमने पक्ष चलाया, अब पूरा पक्ष चला रहे हैं। लेकिन आखिरी में एक लाइन स्क्रॉल होकर आती थी कि ऐसा ऐसा हो गया है तो इतने बच्चे मर गए। मैं मानता हूं किसी सरकार का एक पॉलिटिकल स्टैंड होता है, उसको लगता है कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ये हमारी पॉलिटिकल पोस्चरिंग को गड़बड़ कर सकता है। सरकार ओके है, सरकार की सोच गड़बड़ नहीं है, लेकिन मीडिया को ईमानदारी से काम करने देना चाहिए और मीडिया की टीम का संज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ये ज्यादा दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है। ये मेरा कहना है। वो मुद्दा वो रह गया कि मेरा सवाल ये था कि 4 PM सॉरी सर, आई एम सो सॉरी। वो हाँ, तो मैंने आपको सुंदरता से शुरू किया था, महबूब और महबूबा वाली, हाँ इसी पर आना था। तो सर हुआ क्या, आदमी के अंदर की जो भड़ास है, जो वो कह नहीं पाता। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन वही टीचर आकर कंटाप मार देता था और बहुत गुस्सा होता था, तो हम लोग कहते थे बीवी से लड़के आया कहते थे। हाँ कहते थे। ऑफिस में भी यही होता था, ऑफिस में भी सब बात गुस्से में आया, अरे बॉस अगर गुस्से में आया तो आज लगता है बीवी ने पिटाई कर दी है, कुछ भी यही होता था। तो सर होता क्या था, उस टीचर की, उस ऑफिस वाले बॉस की मानसिकता समझिए कि वो बीवी से लड़ नहीं सकता, वो बीवी को थप्पड़ भी नहीं मार सकता, लेकिन अपने स्टूडेंट से लेके अपने कलीग तक की ऐसी तैसी कर देगा आके। तो लाया कहां और फेंका कहां। तो सर आज की तारीख में जब पत्रकार कुछ नहीं कह पा रहा है तो जनता कैसे कहेगी। तो वो जनता किसी संजय शर्मा में इस चीज को देखती कि यार ये बात मेरी कह रहा है, ये बात मेरी कह रहा है। इसका मतलब कुछ इस तरीके से है कि शिकायत है जमाने को मेरी उसकी तलखियों से, खुदा मेरा मेरी मर्जी दुहाई दूं या शुक्राना। क्या बात है, क्या उस अंदाज में वो बंदा आपकी तरफ आ रहा है तो कुछ दुहाई देते हैं आपको, क्या बात है संजय भाई लगे रहिए, 70,000 से 70 लाख पहुंच जाइए। और कुछ ऐसे होते हैं जो शुक्राना भी देते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, शानदार काम किया। तो वो जो आम आवाज है, आपको लगता है कि आपके 70,000 सब्सक्राइबर हैं, मुझे लगता है कि 70,000 वो लोग हैं जो 70 लाख वो लोग हैं जो 70 लाख संजय शर्मा है। वो 70 लाख लोग अपनी बात एक संजय शर्मा के औरे के पीछे से कह रहे हैं। फोटो आप ऐसे करके फोटो स्विमिंग पूल में डालते हैं कि आज फ्लाइट लेट हो गई, स्कॉच सामने रखा हुआ है, जलने वाले लोग मुझसे मना भी करते जलने वाले, वो कहते हैं पत्रकार को शोभा नहीं देता तुम दारू पीते हुए, तुम डांस करते हुए। मैं तो डेस्क में भी जाता हूँ, डांस भी करता हूँ, तो मैं डांस वाली फोटो डाल देता हूँ, दारू पीते डाल, बारिश में भीगते डाल। तो लोग, मुझे बड़े बड़े सीनियर लोगों ने कहा कि पत्रकार को शोभा नहीं देता, लेकिन मैंने मेरा कहना है कि मैं जैसा हूँ वैसे तो रहना चाहिए। बिल्कुल मेरे दर्शकों को पता होना चाहिए कि मैं स्कॉच भी पीता हूँ, मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। बिल्कुल। तो इसके लिए लोग मुझे मना करते हैं। नहीं, इस पत्रकारिता की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली, और दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी वही हैबिटेट सेंटर, खान मार्केट, ये सारी चीजें हैं। अभी लुटियन पूरा, जिसको लुटियन, वहां के सब दोस्त भी हो गए। हाँ, सब दोस्त हो ही जाएंगे। वहां की सारी मार्केट है। ये मार्केट आज नहीं, अरुण शौरी और तब से जमाने से वो एक स्कॉच, स्मोकी, 30 इयर्स, वो सब आती थी। वो उनका स्टाइल था। दे यूज्ड टू स्मोक सिगार। वो अपने आप को लिटरेसी का प्रतीक था वो, ठीक है, वो एक प्रतीक था। तो शराब किसी का पीना, किसी का भांग खा लेना, किसी का कुछ भी खाना, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति कोई नशा नहीं कर रहा है तो वो किसी पर नहीं, अपने ऊपर एहसान कर रहा है। तो ये ना बताए कि क्या सही है क्या नहीं सही है। खैर, आपकी बात पर आता हूं। तो आपने फोटो डाल दिया, अब फोटो पर आपके लाइक आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मैं समझ ही नहीं पाता कि गंदे से फोटो पे लोग गाली देनी चाहिए, तुम पत्रकारों को दारू पी रहे हो, लेकिन तब भी लोग पसंद कर रहे हैं। संजय शर्मा है वो सारे संजय शर्मा है, वो सारे संजय शर्मा है। आप न रवीश कुमार हैं, आप न सुधीर चौधरी हैं, आप दोनों नहीं हैं, बनना भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम न सुधीर चौधरी बनने आए थे, हम न रवीश कुमार बनने आए थे, हम मनोज राजन त्रिपाठी बनने आए थे, हम संजय शर्मा बनने आए थे। हमने संजय शर्मा और मनोज राजन त्रिपाठी बना लिया। तो वो जो 70 लाख, जो मुझे नहीं पता किस दिन आप डाल दोगे कि 1 करोड़ हो गए, वो 70 लाख संजय शर्मा है सर।
वो जो आपका सब्सक्राइबर है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक बात है। बहुत ध्यान से समझिएगा। वो जो एक औरत नंगे पैर अपनी एप्लीकेशन, जो खबर दिखाता है खबर उसके बाद चल के आती है। ये अरे मनोज भाई, मैं आपको बहुत ताज्जुब की बात बताऊं। एक आदमी आया, उसके गांव में लोगों ने कब्जा कर लिया, घर जला दिया। तो वो बड़े दीनहीन टाइप के थे, मेरे ऑफिस में आए तो मैंने उनको बिठाया, पानी पिलाया। तो मैंने कहा आपको यहाँ का पता कैसे बताया? बोले हम मुख्यमंत्री के घर पे गए तो मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी ने कहा यहाँ सुनवाई नहीं होगी, तुम 4 PM के दफ्तर चले जाओ, उनने खबर चला दी, तुम्हारी कार्रवाई हो जाएगी। शॉकिंग था मेरे लिए। IBN7 के जमाने में हम लोग के साथ ऐसे भी हुआ होता था। शॉकिंग है मीडिया। IBN7 के जमाने में हम लोग के साथ भी ऐसा ही होता था। कितना भरोसा है लोगों को। अरे सर, आशुतोष जी को जानते हैं बच्चे? हाँ। आशुतोष हमारे एडिटर थे। हाँ। हरियाणा में खाप पंचायत में 2 प्रेमी प्रेमिका को लटका दिया गया, हाँ। मार दिया गया। और उस समय 1 मिनट का पूरा एक विज्ञापन आता था, नंबर 1 है हरियाणा, नंबर 1 है। क्लासिक चीज बताऊं सर आपको, कोई नहीं सोचेगा कि वही बता रहा हूं कि रेवेन्यू कैसे लिया जाता है और रेवेन्यू किस घिनौने स्तर पर पहुंच गया, बताता हूं। आशुतोष ने जानते हैं सर क्या किया? टीवी स्क्रीन को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से पे लटकी हुई लाशें, दूसरे हिस्से पे विज्ञापन, और टाइटल था कैसे नंबर 1 हरियाणा। सर रेवेन्यू आ रहा है। क्लास समझिए आप। कर पाएगा कोई पत्रकारिता? कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर इस पाएगा। दौर में कोई चैनल दिखाएगा ही नहीं, कोई नहीं दिखाएगा सर। बदल गया, सारे मूड बदल गए, सब बदल गया सर। बहुत मजा आया मुझसे आपको कुछ बदल बात गया। करके। आप कसारी मसारी जरूर आज ही ऑर्डर करके मंगाइएगा, और जब किताब आ जाए तो पढ़ के इस जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किताब कैसी लगी। चलते चलते एक और अच्छी बात बताता हूँ। मनोज भाई जितने शानदार पत्रकार हैं, जितने अच्छे इंसान हैं, उससे अच्छे सिंगर भी हैं। मनोज भाई एक पैराग्राफ सुना दीजिए किसी का भी, आखिर में बस। बड़े अच्छे लगते हैं मुझे आपके गाने। हाँ ठीक है। किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबब हम। मेरे लिए ही ना सही ज़माने के लिए रंजिशी सही, तुम ही सोचो ज़रा क्यों न रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। क्या बात है मनोज भाई, क्या बात है। मुझे याद आ गया, आज जाने की जिद ना करो, और क्या क्या गजलें थी। मेरी एक मित्र थी, उसको बहुत पसंद थी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई, बहुत मजा आया मुझसे, और मुझे लगा कि पहला पॉडकास्ट इतना बढ़िया हो जाएगा, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। शुक्रिया मनोज भाई, बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का भी धन्यवाद। और ये पहला पॉडकास्ट है, आपको लोग लाइक कर ले, आपको लोग कमेंट कर ले, आपको व्यू कर ले, मुझे कर ले। शुक्रिया। मुझे जरूर बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।